हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 155 को समझने वाले हैं, जो बात करता है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। देखिए, साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाने का मतलब क्या है, क्यों क्यों लगाते हैं। तो किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाकर हम उसकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देते हैं, या उसके द्वारा दिया गया जो साक्ष्य है उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि उसकी वैल्यू को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 134 में कोई विशिष्ट संख्या तो अपेक्षित है नहीं साक्ष्यों की। जो अगर हम ये कहा जाए कि 5 साक्षी अगर आएंगे, ये बताएंगे कि ये विश्वसनीय नहीं है या विश्वसनीयता का पात्र नहीं है, तभी हम उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करेंगे। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। एक साक्षी अगर उसकी वैल्यू को कम करा है तो भी ये कहा जा सकता है कि उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य की वैल्यू बिल्कुल ही नहीं है या फिर कम हो गई है। तो ये 134 के आधार पर मैंने कहा, तो एक किसी साक्षी के द्वारा दिए गए साक्ष्य की वैल्यू को कम कर देना या उसकी वैल्यू को बिल्कुल ही ना रखना, और साक्षी जो साक्ष्य देने आया उसकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देना कि भाई भैया जो साक्ष्य दे रहा है वो विश्वसनीयता का पात्र है, उसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। कल को तो ये कुछ और ही कह रहा था, आज ये कह रहा है। तो ये होता है कि किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाना, उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करना, उसके एविडेंस की वैल्यू को कम कर देना, ये होता है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाना। अब कैसे लगाया जाता है, कौन कौन लगा सकता है, ये सेक्शन में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात कहता है कि किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है। तो पहली बात तो बिल्कुल सीधी सी है कि प्रतिपक्षी यानी एडवर्स पार्टी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगा सकती है, अधिकार पूर्वक वो लगा सकती है। लेकिन अगर बात करें कि जिसने उसे बुलाया, जिस पार्टी ने उस साक्षी को बुलाया है, उसे न्यायालय की सम्मति लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप नहीं लगा सकता। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई सेक्शन से। उसके आगे की बात कहता है निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकेगा। बाकी आगे इसमें 3 बातें बताई गई कि किस प्रकार, 4 हैं जो कि ओमिटेड हो चुके, चौथी तो हम 3 बोल रहे हैं। तो पहला कहता है कि उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में वे अपने ज्ञान के आधार पर उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं। सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर कोई केस फाइल किया और मिस्टर बी ने अपनी तरफ से कोई साक्षी पेश किया। मिस्टर ए ने अपनी तरफ से कोई साक्षी पेश किया और मिस्टर बी एडवर्स पार्टी उसने अपनी तरफ से कोई साक्षी पेश किया और कह दिया कि भैया इनका साक्षी तो झूठ बोल रहा है। मिस्टर बी ने जो अपना साक्षी पेश किया वो कह रहा है कि भैया ये तो झूठ बोल रहा है, इन्होंने मेरे सामने तो कुछ और ही कहा था, इनके तो मिजाज ही कुछ अलग नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने पहले कुछ और कहा था, ये तो और अभी तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो वो अपने विश्वास के आधार पर कह रहा है कि अपने ज्ञान के आधार पर, क्योंकि ये हो सकता है कि उसने उसी के सामने कुछ कहा, तो वो कह रहा है कि इन्होंने मेरे सामने ही पहले तो कुछ और कहा था, आज ये कुछ और ही बता रहे। तो इस तरीके से क्रेडिबिलिटी पर उसके अधिक्षेप किया जा सकता है। इसमें एक पहला इलस्ट्रेशन है जो कहता है कि खाल को बेचे गए और परिधान किए गए माल के मूल्य के लिए। देखो, इसका आसान भाषा में समझते हैं कि मिस्टर बी को मिस्टर ए ने कोई माल परिधान किया और मिस्टर ए उसके मूल्य के लिए मिस्टर बी पर एक मुकदमा फाइल करते हैं, एक केस फाइल करते हैं। मिस्टर बी कह रहे हैं कि भैया हमें तो कोई माल ही नहीं दिया गया, तो पैसे काहे बात का मूल्य हम देते हैं इन्हें। और मिस्टर ए कह रहा है कि ना, हमने तो माल इन्हें दे दिया है, परिधान कर दिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने उसका जो मूल्य है, उसका जो पैसे हैं, उसके जो प्राइस है वो नहीं चुकाया है। तो मिस्टर बी क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से मिस्टर सी को एज अ विटनेस पेश कर देते हैं और मिस्टर सी कहता है कि ना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई माल परिदत्त ही नहीं किया है, क्योंकि मिस्टर ए ने मेरे सामने अर्थात मिस्टर सी के सामने
मिस्टर सी कहता है कि मिस्टर ए ने मेरे सामने ये कहा था कि उन्होंने मिस्टर बी को कोई माल या भी नहीं प्रदत्त किया है, तो पैसे काहे बात किया। तो इस तरीके से मिस्टर सी ने मिस्टर ए के जो एविडेंस दिया था उस पर उसकी वैल्यू को कम कर दिया और उसकी विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाया। तो ये पहला इलस्ट्रेशन इसी के साथ पढ़ा जाता है। दूसरी बात कहता है यह साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है। देखिए मिस्टर दो मामलों में दो लोगों में एक केस फाइल हुआ, जिसमें से मिस्टर ए ने अपनी तरफ से एक साक्षी प्रस्तुत किया। देखिए पॉकेट साक्षी नाम आपने सुना होगा, इसे ही पॉकेट साक्षी कहा जाता है। ये इसमें 155(2) में इसे ही पॉकेट साक्षी भी कहा जाता है। मिस्टर ए ने अपनी तरफ से एक विटनेस प्रस्तुत किया और उसको ये बताया सब कुछ कि भैया ऐसे ऐसे बोलना है, इतने पैसे हम देंगे तुम्हें। मिस्टर जो साक्षी था उसने उसकी सारी बात मान ली, कह रहे ठीक है तुम जो बताओगे हम वो बोलेंगे, मुझे पैसे दो बस। और इस तरीके से वो साक्ष्य देने चला आया। अब मिस्टर ए ने अपना पॉकेट साक्षी प्रस्तुत किया, लेकिन मिस्टर बी ने अपना एक साक्षी प्रस्तुत किया जो कह रहा था कि ना इन्हें तो कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। वो जानता था कि इन्होंने कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा स्वीकार की है या फिर क्या बोलते हैं रिश्वत स्वीकार की है। उसके एवज में ये बोल रहे हैं और जो कुछ भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, बनी बनाई बातों को बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उसके लिए पैसे लिए हैं ये सब बोलने के लिए। तो ये इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, तो बेहद आसान सी बात है जो आजकल हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं। हिंदी फिल्मों में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो बेहद आसान सी बात है। तो और तीसरा कहता है कि जो साक्षी है उसके पूर्वतन कथनों को साबित करके, उसने कुछ पूर्वतन कथन किए हैं जो उसके वर्तमान कथनों से असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, उसके वर्तमान कथनों से असंगत हैं। तो उसके पूर्वतन कथनों को भी साबित किया जा सकता है कि भैया तुम पहले तो कुछ और ही कह रहे थे और तुमने तो कुछ और ही कहा, आज तुम कुछ और ही कह रहे हो। तो उसके पूर्वतन कथनों से उसके जो वर्तमान कथन है अगर असंगत है तो वो साबित करके, और लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखा जाएगा, 153 की सीमा को पार नहीं किया जाएगा। और एक बात और भी ध्यान में रखी जाती है, अगर आप विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगा रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, वर्तमान पूर्वतन कथनों को साबित करके वर्तमान तथ्यों से जो असंगत है उनका खंडन कर रहे हैं, तो आपको उसका ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करना होगा। ये 145 सेक्शन 145 में ये कहता है कि अगर आपको खंडन करने का आस है तो आपको पहले साक्षी का उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा जिनका खंडन करने के लिए आप उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये हो गया तीसरा, और चौथा जो कि ओमिटेड हो चुका है तो इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और सन 2002 से इसे निरस्त कर दिया गया। इसमें एक स्पष्टीकरण कहता है कि कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे ना बताए। देखिए अगर कोई साक्षी है जो किसी दूसरे साक्षी की विश्वसनीयता को अपने ज्ञान के आधार पर उसे अब विश्वसनीयता का पात्र घोषित कर रहा है, कि वो कह रहा है कि नहीं भैया इन्होंने तो कुछ और ही कहा था और अब ये कुछ और ही कह रहे हैं, तो उसे कुछ विश्वसनीयता का पात्र घोषित कर रहा है, तो उससे उनके कारणों को नहीं पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जा रहा है तो वो बताने के लिए बात विवश नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पूछा नहीं जाएगा, ये लिखा हुआ है कि अपने विश्वास के कारणों को चाहे ना बताए। ठीक है, तो वो चाहे तो ना बताए, लेकिन हाँ प्रतिपक्षी एडवर्स पार्टी अगर चाहेंगे तो वो उससे जरूर पूछेगी, तो उस समय उसे बोलना भी होगा, जवाब देना होगा, किंतु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा और उन उत्तरों का जिन्हें वह देता है खंडन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, उन उत्तरों का खंडन नहीं किया जा सकता है कि अगर उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो साक्षी विश्वसनीयता का पात्र है,
और अगर उसने झूठ में ही कह दिया कि इन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं, जो मुझसे जो आप इस समय ये दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने किया ही नहीं था, इन्होंने खुद मुझसे कहा था, तो उससे उसका खंडन नहीं किया जाएगा, प्रतिपक्षी उसका खंडन नहीं कर सकता है। हाँ, अगर उसने मिथ्या साक्ष्य दिया तो मिथ्या साक्ष्य के लिए उस पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसका खंडन नहीं किया जा सकता। मिथ्या साक्ष्य का आरोप उस पर लगाया जाएगा, लगाया जा सकता है, लगाया जाएगा जरूरी नहीं है। फिर इसमें एक दूसरा इलस्ट्रेशन है, कहता है ख की हत्या के लिए क पर अभ्यारोप लगाया जाता है। ग कहता है ख ने मरते समय घोषित किया था, क ने ख को यह घाव किया है जिससे वह मर गया। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है। किसी पूर्व अवसर पर ग ने कहा था कि घाव क द्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं किया गया था, यह साक्ष्य ग्राह्य होगा। तो ये बेहद सी आसान सी बात है, इसमें और कुछ नहीं है जो इसमें आपको बताया जाए। ये जो सेकेंड इलस्ट्रेशन अभी मैंने पढ़ा, ये थर्ड से संबंधित है, 155(3) के साथ इसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसमें कहता है ना असंगत पिछले कथनों को साबित करके, असंगत पिछले कथनों को साबित करके, तो ये 155(3) के साथ इसे पढ़ा जाएगा। और इस सेक्शन में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन बनते हैं इस यहाँ से। तो ये अगर आप लोग, और कुछ खास नहीं है, आसानी से याद हो जाता है, बेहद आसानी से। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कीजिए प्लीज़।